नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो वे सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी जिनके सब्जेक्ट में, जिनके विषय में यानी बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। और बायोलॉजी की रीढ़ की हड्डी मैं बोलता हूं कोशिका यानी सेल को। अगर आप सेल पढ़ लेते हैं, सेल में आपका इसका सेल ऑर्गेनेल आता है, सेल डिवीजन आता है, सारी चीजें आती है, तो लगभग आप मानेंगे कि आधी बायोलॉजी आपने खत्म कर ली। तो वही सेल आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये स्पेशली लेक्चर है कक्षा 12 कृषि जंतु विज्ञान जो पढ़ाया जाता है उसके लिए। तो इसमें एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, एकदम कंप्लीट वे में, एकदम सिंपल वे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफिनेशन के साथ। जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी और ऐड करता हूँ। जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक, सबसे छोटी आधारीय क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, यानी द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई लिखा हुआ है। कोशिका की खोज वही अभी हम खोज सारी बात करेंगे, आप देखेंगे रॉबर्ट हुक ने किया था। अभी हम बात करते हैं उसको। यहाँ पर देखिए, कोशिका का वर्गीकरण पहले किया गया उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो दो आधार पर इस पर किया गया, यूनिसेलुलर यानी एक कोश की, मल्टीसेलुलर यानी बहुकोश की। यूनिसेलुलर में आपका मोनेरा से जीवाणु एल्गी आएगा और प्रोटिस्टा अमीबा यूलिना पैरामीशियम आएगा। मल्टीसेलुलर में आपका प्लांट, एनिमल, फंगस। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक प्लांट सेल का मैंने यहाँ पर डायग्राम लगाया हुआ है। सॉरी, प्लांट सेल नहीं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं तो प्लांट सेल का स्टडी करेंगे, वो तो बॉटनी में करेंगे। यहाँ पर एनिमल सेल का मैंने लगाया हुआ है। ये इसका वैक्यूल है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्रोमेटिड है, यहाँ पर आपका क्रोमोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी वैक्यूल वेसिकल है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, प्रोक्सीसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर दूसरा इसका वर्गीकरण किया गया है केंद्रक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक 70S, ये एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, उसादन गुणांक। 70S होता है। ये आपके यूनिसेलर में ये केंद्रकाभ और मिसोसोम जो होते हैं। और यूकैरियोटिक आपका 80S यानी 80 राइबो सेडिमेंटेशन, ये आपका मल्टीसेलुलर जिसे हम ही लोगों में होता है। महत्वपूर्ण कुछ चीजें देखिए कोशिका की खोज, मतलब मृत कोशिका पहले है, डेड सेल, तो उसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। लकड़ी की टुकड़ा जिसको कॉर्क सेल बोलते थे। जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, उन्होंने 1674 में की थी। ठीक है, केंद्रक यानी इसकी केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पैलाडे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने, ये दोनों 1955 में संभवतः हुई थी खोजें, लाइसोसोम राइबोसोम। गाल्जी का या गल्जी बॉडी, गाल्जी प्रोटेस कैमिलो गॉल्जी ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आर पोर्टर ने खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में 3 चीजें प्रचलित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखिए आप 12th एग्रीकल्चर जूलॉजी से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछी जाती है तो आप वहां पर लगा के आएंगे अल्टमान, वहां पर कोलिकर का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपके सब्जेक्ट में एज इट इज वैसे ही डाल दी जाती हैं। लेकिन रियल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट कोलिकर, का पूरा नाम है अल्बर्ट वॉन कोलिकर, उन्होंने 1857 में की थी। इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया नाम वो कार्ल बेंडा ने 1898 में दिया था। और बायोप्लास्ट नाम रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में दिया था। लेकिन खोज आप में ये अल्टमान का ही आएगा कक्षा 12 कृषि में, आपको बाद में ये पढ़ने को मिलेगा कोली करके। अब लवक यानी प्लास्टिड, वैसे तो ये होता प्लांट सेल में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। खोज हिकेल ने की थी, नाम सिम्फर ने दिया था। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑन नेचुरे में दी थी। द्विनाम पद्धति जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। आरबीसी का आकार 7 होता है। अब कोशिका सिद्धांत स्लाइडन, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, 1838 में दिए थे। और स्वान जो है ये जूलॉजिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु शास्त्री थे, 1839 में। रुडोल्फ विर्चो 1855 में ओमनी सेल्युला ई सेल्युला दिया, यानी पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कलाविहीन होती है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, जब एमआरएनए के ऊपर 2 या 2 से अधिक राइबोसोम पाए जाते हैं उसे पॉलीसोम कहते हैं। ये देखिए राइबोसोम का यहाँ पर फिगर है, और इसी में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्लियर होगा। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है 2 प्रकार का, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले प्रकार नहीं, भाग में 2 पार्ट में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आपको बूंदियां देख रही हैं हरी कलर की, ये सारी राइबोसोम है।
ठीक है, जो प्रोटीन बनाने का कार्य करती हैं। अब यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंतःप्रद्रवी जालिका, तो इसका हमने यहाँ पर फिगर आपको दिखाई दिया, दोनों आपको एक ही में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। यह कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, यह केंद्रक के सबसे बाहरी झिल्ली से जुड़ा होता है। दो प्रकार नहीं, ये दो भाग आप लिखेंगे, ठीक है, प्रकार वो अलग चीज हो जाएगा। यहाँ पे एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन बनता है, जैसे नर में टेस्टोस्टेरोन, मादा में एस्ट्रोजन, ये वसाएं भी बनाता है, ठीक है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यहाँ पर फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को आप हिंदी में बताता हूँ, इसका हिंदी में क्या नाम है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको लिखे का मिलेगा, लेकिन इसका नाम है सूत्र कणिका। सूत्र मतलब माइटोकॉन्ड्रियल यानी कणिका, सूत्र कणिका, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम। वही इसकी खोज को अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने यहाँ पर लिखा हुआ है 1857 में की थी। और बायोप्लास्ट नाम इसका बेंडा ने दिया था, बायोप्लास्ट नाम रिचर्ड अटमैन 1886 में, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बेंडा ने 1898 में। यह केवल यूकैरियोट में पाई जाती है। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है, जंतु कोशिका में अधिक तथा पादप कोशिका में कम पाई जाती है। इससे ऊर्जा, यानी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी इसको पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, तथा शक्ति और यानी उसका पावर हाउस, यानी कोशिका का पावर हाउस, सेल पावर हाउस को कहा जाता है सेल का, कोशिका का पावर हाउस, उसका ऊर्जा घर तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये ऊर्जा बनाती है, ठीक है, एटीपी का प्रयोग करके, ठीक है। ये देखिए यह एटीपी बनाता है, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप में पूछा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। आंतरिक झिल्ली मुड़कर क्रिस्टी संरचना बनाती है। क्रिस्टी के ऊपर माचिस के तिल्ली की आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। ये सारे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इस सब में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह वायवीय या कोशिकीय शोषण करने में मदद करता है। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है। अंतर झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन परिवर्तन चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, यहाँ पर फिगर जो है एक चप्पल के संरचना के आकार की होती है। यहाँ देखिए इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, ये दोनों इसके पोरेंस हैं। यहाँ पे इसका ग्रेन्यूल्स है, ये एटीपी सिंथेसिस यहाँ से होगा। ये दोनों यहाँ पे इसके मैट्रिक्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये राइबोसोम है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरणीय फास्फोलीकरण कराता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट हो गया। उसके बाद से आप लोग देखिए गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी ऑपरेटर्स बोलते हैं, तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, हमने आपको बता ही दिया। यह केवल यूकैरियोट कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य ग्लाइकोलिपिड तथा प्रोटीन को बनाना है। देखिए मैं बताता हूँ आपका ग्लाइकोलिस गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, ये सामानों को इधर से उधर पहुंचाता है, परिवहन करता है। ये यानी इसको बोल सकते हैं यानी ऊर्जा वगैरह का, ये प्रोटीन का ऊर्जा का ये परिवहन करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें साउंड मुंह, आप इसमें मुझको मुंह में यानी मुख में ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, और तो ये पैर से और सारी जगहों से ऊर्जा मुख तक लाएगा, ठीक है, ताकि क्लास अच्छे से आपको प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। यही आपका काम होता है गोल्जी बॉडी का। इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। गोल्जी काय के अंदर 3 संरचनाएं होती हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, नलिका, और इसका कार्य पदार्थों को एकत्र करना भी होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय करता है। ये देखिए गोल्जी काय का यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर ये सीएफएस है, ये आपका इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये आपका ल्यूमेन है, ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिस्टर्न है, वही हम आपको बताते हैं सिस्टर्नी, ये सेक्रेटरी वेसिकल है, ठीक है। ये ट्रांसफेस है। अब देखिए शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है हेड यानी सिर, दूसरा है नेक यानी गर्दन, तीसरा मिडल पेज यानी मध्य भाग, चौथा है टेल यानी पूंछ। ये थोड़ा सा फोटो लेने में धुंधला हो गया है। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम को लैन काय बोलते हैं, और ये सबसे खतरनाक काम करता है, ठीक है। ये सब मतलब जो कोशिकांग होते हैं उनको ये गला देता है। इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पर पहले देख लीजिए इसको क्या लिखा हुआ है, फिर मैं इसको अपने भाषा में बताता हूँ। देखिए इसकी खोज डी डुबे ने की थी। इसे आत्महत्या का थैला यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें जल अघटनी एंजाइम, जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। ये एंजाइम 5.5 पेयर का काम करते हैं। इसका काम अंतःप्रदेश जालिका तथा गोल्जी का एक
के टूटने से होता है, ठीक है, इसी से बनता है लाइसोसोम। यह एकल झिल्ली का बना होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी का इक्वल टू लाइसोसोम। ये क्या करते हैं, जैसे जैसे कुछ कोशिकांग है, जैसे केंद्रक है और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, वो सब अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो यानी जैसे गोल्जी का काम है कि वो सामानों को पहुंचाएगा, नहीं कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना रहा है, और तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो लाइसोसोम ये करता है कि उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम को छोड़ देता है, ठीक है, उससे वे गल कर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोशिका में सफाई का काम करता है। इसको आत्महत्या का थैला बोलते हैं, कभी कभी अपने आप को भी नष्ट कर लेता है ये, ठीक है। लवक यानी प्लास्टिड, ये देख लीजिए, मेनली प्लांट सेल में हम आपको डिस्कस करेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये देखिए लाइसोसोम का वो फिगर हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये है आपका लाइसोसोम, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। फिर यहाँ पर देखिए अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में चलती है, ये हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो स्लाइड है इसको हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल में, बॉटनी में, क्योंकि ये आपकी बॉटनी की चीज है। अब यहाँ पर देखिए, यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्लास्टिड बॉटनी की चीज है, ठीक है। रिक्तिका वैक्यूल्स, इसको राजधानी भी बोलते हैं। तो सभी पौधों में रिक्तिका पाई जाती है, कुछ जंतुओं में भी रिक्तिका पाई जाती है, जो बहुत छोटी होती है। पादपों में रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। रिक्तिका एकल झिल्ली से बनी होती है। इसके रक्त को रिक्तिका रस कहते हैं। इसके रस को देखिए, ये इस यहाँ पे वैक्यूल का जो रिक्तिका होती है, यहाँ पर उसका डायग्राम हमने रखा हुआ है। ये देखिए, ये इसका टोनोप्लास्ट है, इसकी जो झिल्ली होती है उसको रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ आपका सेंट्रल वैक्यूल है, इसका सेल सेप है, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए, रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, हमने आपको दिखाया ही। ये वाला जो पार्ट है रिक्तिका का, ये जो झिल्ली आपको ये गाढ़े नीले रंग की दिख रही है, ये सारे टोनोप्लास्ट है, ठीक है। और रिक्तिका के अंदर एंथोसाइनिन जो जल के अंदर घुलनशील होता है वो पाया जाता है। एंथोसाइनिन पुष्पों तथा फलों को रंग देने में मदद करता है। इसमें सबसे ज्यादा जल होता है। पादप कोशिका में यह जल अधिक 90% तक स्थान घेरता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा कोलाई तथा एंट अमीबा आपका जिंजीवैलिस। यहाँ पे कोलाई 2 बार हो गया है, तो पहला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और दूसरा है एंट अमीबा कोलाई और तीसरा यहाँ पर एंट अमीबा, ये कोलाई ने यहाँ पे जिंजीवैलिस होगा, ठीक है। इन तीनों में संकुचन सेल रिक्तिका नहीं पाई जाती है। कुछ माइक्रो बॉडीज देख लीजिए, स्फेरोसोम, ग्लाइक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। तो ये पौधों में जल बनाता है, ये वसा कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ये प्रकाशीय शोषण कराता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और भी लिखा है। माइक्रोसोम के बारे में देख लीजिए, तो इसका निर्माण अंत जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके टूटने से होता है, ठीक है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जिका के टूटने से लाइसोसोम बनेगा, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से माइक्रोसोम ही बनता है। इसका कार्य वसी अम्ल या प्रोटीन एंजाइम के निर्माण में भाग लेना है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस देखिए, अभी मैं इसमें पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको अपनी भाषा में बताऊंगा इसका क्या काम होता है। यह जंतुओं में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है। जंतुओं में होता है क्रोमोसोम, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, क्रोमोसोम नहीं, केंद्रक वैक्यूल्स, ठीक है, सॉरी, केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसकी झिल्ली का नाम केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन होता है। यह केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। केंद्रक जीवाणु यानी बैक्टीरियो में नीलहरी शैवाल, साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, इनमें केंद्रक तथा केंद्र का झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये देखिए, ये फिगर है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक का। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या काम होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियर पोर है, ये क्रोमेटिन है इसका। क्रोमेटिन, ये जो उलझे हुए धागे हैं ये आपको जो दिख रहे हैं ये सारे क्रोमेटिन है। ये इसका जो बीच में है, ये इसका जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पर, ये वाला, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो आपके स्थान बचे हुए हैं ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो आपको मिल रहा है, ये हो गया, या हो ये हो गया, ये हो गया, ये सारे आपका न्यूक्लियर इन्वलप, ठीक है। फिर देखिए, प्रोटिस्टा कवक पादप में जंतु में, यानी प्रोटिस्टा कवक पादप जंतु में ये पाया जाता है न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम, देखिए न्यूक्लियस से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से डीएनए बनता है, डीएनए से जीन बनता है, ठीक है। केंद्रक आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। यहाँ पर फिगर भी आप देख सकते हैं। केंद्रिका जो न्यूक्लियर होती है, न्यूक्लियोलस होती है, इसकी खोज फोंटाना ने की थी। ये पूछा जाता है, तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें केंद्रक में 65% एसिडिक यानी अम्लीय प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन या क्षारीय प्रोटीन 14% होता है। डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3% होता है। देखिए, फिर यहाँ पर क्रोमेटिन तंतु केंद्रक के अंदर उलझे हुए धागे की समान संरचना होती है। क्रोमेटिन धागे आगे चलकर गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं।
कलरफुल थ्रेड, क्रोमोसोमल। और क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है। केंद्रिका का कार्य प्रोटीन बनाना होता है। ठीक है, अब देखिए केंद्रक मैं बताता हूँ। केंद्रक जो सारे आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, सभी ये नियंत्रण रखता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है। जैसे देखता है कि गाल्जी का अपना परिवहन कर रहा है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है कि नहीं, राइबोसोम प्रोटीन बनाने की नहीं, सभी कार्यों को ये देखता है, सब पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, सबसे काम करवाता है। फिर यहाँ पर और इसको नियंत्रण में रखता है लाइसोसोम। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्रोमेटिन तंतु के अंदर, ये हमने आपको बता ही दिया है। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, हाँ, परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। पौधों के परिपक्व चालनी नलिका यानी सिव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर अवायवीय श्वसन चलता है। अरस्तु ने एनिमा आरबीसी में नहीं और एनिमा जो आरबीसी में होती है। ठीक है, ये बताता। तरल मोजाइक मॉडल यानी इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। कोस्का जिन्ना ने सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो है विषाणु, इसको नहीं रखा गया है। तो और कौन सी चीजें हैं जिनको 5 किंगडम यानी 5 जगत में नहीं रखा गया है, तो वो आपका विषाणु यानी वायरस है, लाइकेन है, वॉयरॉइड है, प्रियॉन्स है। ठीक है, प्रियॉन्स जिसको झींगा मछली बोला जाता है, इधर आपने देखा भी होगा। डीएनए में देख लीजिए क्या क्या होता है, तो थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन होता है। यानी इसको आप ऐसे याद रखेंगे, एजीटीसी। ठीक है, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, एजीसीटी ये होता है डीएनए में, यानी ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। ठीक है, जीवद्रव्य का नाम पुरकिंजे ने दिया था। फिजिकल बेस ऑफ लाइफ यानी भौतिक आधारशिला हेक्सले ने किया था। और जीवद्रव्य के सार कोड नाम डुजार्डी ने रखा था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। 1962 में इस कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने बी डीएनए या आर डीएनए के बारे में बताया था। ठीक है, डीएनए या डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। गुणसूत्र के आधार पर गुणसूत्र यानी गुणसूत्र बिंदु यानी जो आपका यहाँ पर पॉइंट है, गुणसूत्र बिंदु जिसको बोला जाता है, उसके आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो वो हम गुणसूत्र वाले यहाँ देखिए, वही आपका दोबारा हमने गलती से रख दिया है, वो जो पहला वाला चैप्टर है, पहला वाला पेज है। तो यहाँ पे इसका क्लास ये आपकी कंप्लीट होती है। और पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है एग्री थिंकर्स का लर्निंग प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको नोट्स बनाना चाहिए। अपने नोट्स से पढ़ने में और भी ईजी होता है, आसानी होती है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आपको जुड़े रहना है एग्री थिंकर्स के साथ। यहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, ताकि आप एग्री थिंकर्स के साथ जुड़ सके और आपकी तैयारी एकदम प्रिपरेशन हम अच्छे ऐसे क्वालिटी कंटेंट मैटर के साथ कराएंगे। आपको दूसरे चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।